आप सभी को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जैसा कि आज आप हम लोग जो है एक बहुत बड़े ही इम्पोर्टेंट मिशन के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि आज हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? आप में से कोई भी बोलिए, आज हम लोग क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मकसद से? हाँ, जामिया और ये अलीगढ़ के लिए जो मतलब सिलेबस है उस पर डिस्कस करें। और कोई? जो मतलब जामिया और एमयू का जो मतलब वो है पेपर है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें मतलब बहुत सारे अलग अलग पेपर होते हैं। तो हम तो बाकी दिनों पढ़ते हैं, लेकिन आज जो हमारा एक्स्ट्रा क्लास है जिसमें हम इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है आज बहुत ही बड़े मिशन को लेकर आज इकट्ठा हुए हैं। और हमारा मिशन क्या है? जामिया और अलीगढ़ दोनों बड़े यूनिवर्सिटी के बारे में, एंट्रेंस के बारे में पता करना है कि कैसे एंट्रेंस की तैयारी की जाती है और कैसे एंट्रेंस की तैयारी की जाती है और कैसे हमें इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है। सिर्फ ये नहीं कि हम लोग इंग्लिश का मेरा मतलब सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के बारे में नहीं, हम यहाँ ये सीखेंगे कि किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए कैसे तैयारी करनी है। और मैं अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस भी बताऊँगी कि मैंने कैसे तैयारी किया और मैंने कैसे 2 बार जो है जामिया का एंट्रेंस को क्वालिफाई किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा डे 1 हमारे टीम का, गोशिया इंस्टीट्यूट का और हम सब का। तो हम देखेंगे कि डे 1 आज है हमारा और हम देखेंगे कि कैसे एंट्रेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे क्या करने के लिए खड़ी हुई हूँ। तो सबसे पहले माई सेल्फ मिन्नती परवीन एंड आई बिलोंग फ्रॉम बिहार बट फ्रॉम मैनी ईयर्स लिविंग इन दिल्ली फॉर education purpose and my qualification is graduation second year BA honors history from जामिया मिलिया इस्लामिया। और मेरा स्कूलिंग एजुकेशन भी जामिया मिलिया इस्लामिया से ही हुआ है। तो इसलिए मैं आपको आज गाइड करूंगी और अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि कैसे एंट्रेंस की तैयारी करनी है और कैसे क्रैक करना है इन दोनों बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया, दोनों जगह में। ठीक है, तो मेरा जैसे कि स्कूलिंग एजुकेशन जो है मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से किया है 11th और 12th क्लास, और मैंने दोनों ही जगह एंट्रेंस दिया था और मैंने दोनों ही जगह क्वालिफाइड किया था 11th क्लास में आर्ट्स में। तो 11th क्लास दोनों जगह मैंने एंट्रेंस क्वालिफाइड किया था। तो मैं बताऊंगी कि कैसे भी किसी एंट्रेंस को क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी एंट्रेंस को क्वालिफाई करना है तो कैसे करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस 2 चीज़ें चाहिए होंगी कि किसी भी एंट्रेंस को कैसे क्वालिफाई करें। वो 2 चीज़ें क्या हैं? आप लोगों में से कोई? वो 2 चीज़ें हैं सेल्फ स्टडी और दूसरी चीज़ है सही गाइडेंस। एक है आपका सेल्फ स्टडी कि आपको अगर एंट्रेंस पास करना है तो कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी कोचिंग या कोई भी कोचिंग नहीं आपको कुछ कर पाएगा। वो आप खुद हैं जो, अगर आपका मिशन है कि आपको इन दोनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ये बहुत ही टॉप नॉच यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया का, बहुत ही टॉप 5 में हमेशा रैंकिंग होता है। अभी रिसेंट में जामिया टॉप 3 में है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पे चल रही है और इसको आपको क्वालिफाई करना है, आपको इन दोनों जगह में जाना है और पढ़ाई करके आपको सक्सेस हासिल करना है। तो ये ईजी काम नहीं है, इसमें आपको मेहनत चाहिए। तो इसीलिए किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो 2 चीज़ें चाहिए। एक है आपका खुद का सेल्फ स्टडी, आपका खुद का हार्डवर्क, और दूसरा है सही गाइडेंस कि सिलेबस क्या है, कैसे पास करना है, कैसे तैयारी करनी है। तो देखो, गाइडेंस की बात है तो गाइडेंस के लिए हम और जो हमारा टीम है, गोशिया इंस्टीट्यूट है, जो सर हैं और हम सब हैं, हम लोग पूरा फुल सपोर्ट देने के लिए हमेशा तैयार हैं। हम लोग पूरा फुल गाइडेंस करेंगे कि कैसे आपको करना है, सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी होगी, कितना पढ़ना होगा और क्या पढ़ना होगा। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा समुद्र जैसा सिलेबस है, अनलिमिटेड कुछ भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है। इसका फिक्स्ड लिमिटेड सिलेबस
सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है। अगर मुश्किल से 4 महीना अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन सबसे मेन बात है, आप में लगन होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, और मेहनत तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपको कंसिस्टेंसी, आपको हमेशा कंसिस्टेंसी से आपको देना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। और दूसरा गाइडेंस, और सपोर्ट के लिए हम आपके लिए हाजिर है, ठीक है। तो आज है हम लोग का डे 1। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे ही मेरा एरिया है इंग्लिश ग्रामर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश ग्रामर में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों और कोई क्वेरी है कैसे मतलब करना है? और एक बात, जैसे कि मैंने 2 बार एंट्रेंस पास किया, जैसे मेरा, आप पहले स्टोरी सुन लीजिए। जैसे पहले मैंने क्लास 9th में दिया था एंट्रेंस, जैसे आप लोग अभी देने वाले हो। तो 9th में दिया, 9th में मेरा नहीं हो पाया क्योंकि उस वक्त इतना गाइडेंस भी नहीं था और इतना हम लोगों का मतलब जो बेसिक है वो भी अच्छा नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर जब मैंने 11th में दिया तो मेरा दोनों जगह हो गया, अलीगढ़ में भी हो गया और जामिया में भी हो गया। लेकिन मैंने जामिया को चुना क्योंकि दिल्ली में है और मेरा फैमिली भी दिल्ली में रहती है, तो मैंने यही चुना। और अलीगढ़ को बहुत सारे रीज़न से मैंने नहीं लिया, लेकिन इसमें भी मेरा हो गया था और इसमें भी हो गया था। तो मैंने अपना 2 साल स्कूलिंग जामिया से किया, आर्ट्स बैकग्राउंड रहा मेरा। फिर उसके बाद दूसरी बार जब कॉलेज के लिए, फिर उसमें भी एंट्रेंस देना पड़ता है, तो उसमें भी मैंने दिया। तो उसमें भी मेरा दोनों जगह हो गया, DU में भी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और जामिया में भी। तो पहले मैं DU गई, 1 महीना मैंने DU में पढ़ा, फिर जामिया में मेरा हो गया, तो मैंने जामिया चली गई DU को छोड़ के। और अभी मैं 2nd ईयर ग्रेजुएशन कर रही हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, BA ऑनर्स हिस्ट्री। तो कैसे मैंने क्वालिफाई किया था? बस वही चीज़ है कि सेल्फ स्टडी करना था और एक अंदर जुनून था कि मुझे इन दोनों जगह में जाना है, पढ़ना है। और आप लोग भी मतलब इन दोनों बड़े जगह में जाओगे तो क्या होगा? नाम होगा। नाम नहीं करना है, नाम के लिए नहीं करना है, चीज़ें अपने लिए करना है। मतलब ये होगा कि आप लोग जो जिस माहौल से हम लोग बिलोंग करते हैं, इस माहौल में रह के हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग नाम मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हम लोग सपना हासिल नहीं कर सकते जिस माहौल में रहते। अगर पढ़ के कुछ बनना है या आगे बढ़ना है लाइफ में, आपको अपने इस जंजीर से निकलना है। तो इस माहौल से निकलने के लिए जामिया अलीगढ़ 2 बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ पे जाके आप जब जाएंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि दुनिया कितनी बड़ी है, और मतलब जो है दुनिया कितनी बड़ी है, और आपको किस तरीके से लोग मिलेंगे और कितना अच्छा माहौल मिलेगा, और आपको लाइफ में कैसे बनना है, कैसे करना है। तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी यहाँ जाओगे तो। एकदम आपको यहाँ से अलग माहौल मिलेगा वहाँ पे, तो आपका डायरेक्शन इजी हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा कि आपको लाइफ में कैसे कुछ बनना है। इसलिए यहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जो है जाना ज़रूरी है। इसलिए आज से आप लोग भी वादा कीजिए कि आप लोग भी यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। और जैसे हमने भी किया, अगर मैंने भी पास किया तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं कर सकते। मैं भी आप लोगों की तरह बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट थी, नॉर्मल थी, और मुझे तो इतना ज़्यादा गाइडेंस भी नहीं मिला था। मैंने पूरा यूट्यूब से किया था अपना सेल्फ स्टडी, और जो थोड़े बहुत गाइडेंस सर ने दिए थे, वो मोटिवेशन तो पूरा सर का है। तो बस इतना किया। लेकिन हम लोग आपके टाइम में तो हम लोग सबको सपोर्ट में हैं। मैं हूँ, आप सर हैं, और भी टीचर्स हैं, मेंटर्स है, पूरा टीम है हमारा। तो आज हम लोग का डे 1 है। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश को कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि इंग्लिश जो है दोनों ही यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा वेटेज का आता है। कितने नंबर का पेपर होता है? 100 नंबर का होता है जामिया में, और अलीगढ़ में 85। तो 100 में से मैथ साइंस का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। उसके बाद जो वेटेज होता है जामिया में इंग्लिश का, कितने नंबर का पूछा जाता है? 25 का। 25 बहुत बड़ा वेटेज का है ना, बहुत है ना। और इंग्लिश एक ऐसा सिलेबस है कि बहुत वास्ट, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। वर्ड इसके तो कोई सीमा ही नहीं है, कितना पढ़ो, कहाँ पढ़ो, बहुत कुछ है ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा इंग्लिश की तैयारी जल्दी से शुरू करेंगे। और कितने महीने बाकी रह गए अभी? 3 महीने। टाइम कम है, कोई बात नहीं, इतना कम नहीं है कि नहीं कर सकते। लास्ट टाइम में ही सब कुछ होता है,
जो एंट्रेंस की तैयारी होती है या कोई एग्ज़ाम की तैयारी लास्ट टाइम में होती है, इन 3 महीने में आपको लग जाना है। अगर 3 महीने में आप ईमानदारी से अगर अपने आप को दे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश के बारे में कि क्या सिलेबस है और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी के लिए सेम सिलेबस रहता है। तो सबसे पहले टेंस, जैसा कि आप लोग जानते हो टेंस कितने होते हैं? 3 तरह के टेंस होते हैं और 3 तरह के टेंस होते हैं। टोटल कितने टेंस होते हैं? 12। और टेंस तो हम लोगों ने पढ़ा भी है और हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ है टेंस से। तो सबसे पहले टेंस से सवाल बनते हैं, इन एरिया से ही सवाल आता है, टेंस से आता है ना। जो 12 टेंस है हमारा, उनमें से ही सवाल बनता है। फिर उसके बाद हमारा है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच? ग्रामर, जो इंग्लिश का बेसिक ग्रामर है। जैसे हम शुरू करते हैं, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन एरिया से पूछा जाता है हर बार। अभी हम आपको PYQs दिखाएंगे, मतलब अभी पिछले साल का PYQs दिखाएंगे कि इन्हीं में से सवाल बना है, इससे आगे कहीं और से नहीं बना है। अगर इन एरियाज़ को आप अच्छे से इन एरियाज़ को आप अगर समझ लेते हैं, पकड़ बना लेते हैं, तो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर कहीं से नहीं पूछा जाता। तो पार्ट ऑफ स्पीच को आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। जैसे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, वर्ब, ये सारे जो हमारे इंग्लिश के जो बेसिक जो ग्रामर होता है, ये है पार्ट ऑफ स्पीच। फिर उसके बाद आता है हमारा सिनोनिम और एंटोनिम। ये वर्ड मीनिंग के कैटेगरी का है। जानते हैं आप लोग सिनोनिम, एंटोनिम? सिनोनिम का मतलब होता है कोई जो वर्ड आपको दिया रहेगा उस वर्ड का सिमिलर वर्ड मतलब एक जैसा वर्ड, है ना। मतलब मीनिंग सेम हो लेकिन वर्ड अलग हो, से एक जैसा वर्ड सिनोनिम। और कोई वर्ड दिया रहेगा उस वर्ड का अपोजिट वर्ड, है ना, तो वो सिनोनिम एंटोनिम होगा। तो ये वर्ड मीनिंग के कैटेगरी का चला गया। ये देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी किसका चला गया? वर्ड मीनिंग के कैटेगरी का चला गया। जानते हैं ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मतलब होता है कि आपको एक बहुत बड़ा सेंटेंस में कोई चीज़ें कभी बोलना पड़ता है, तो उसको बहुत बड़ा सेंटेंस में ना बोल के हम उसके लिए एक वर्ड ईजाद करते हैं। जैसे हिंदी में जो कभी नहीं मरता हो, मतलब इतना सारा हम लोगों ने बात बोला, उसका एक वर्ड क्या है? अमर, अमृत, जो कभी नहीं मरता हो, है ना। इंग्लिश में इमोर्टल, वन हु डज नॉट डाई एवर, मतलब कभी नहीं मरता हो, उसको इमोर्टल कहते हैं। तो हम इतना बड़ा सेंटेंस क्यों बोलेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे इमोर्टल, हो गया, है ना। तो ये वन वर्ड सब, ये वर्ड मीनिंग का कैटेगरी का हो गया। अब बात करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जो नॉर्मल सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको दूसरे तरीके से बोलते हैं कि पढ़ाई मेरे द्वारा हुई, लेकिन दोनों का सेंस तो एक ही है, दोनों एक जैसा है। लेकिन हम एक्टिव जो नॉर्मल सेंटेंस हम रोज़ यूज़ करते हैं, और पैसिव में क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और हम ऑब्जेक्ट के द्वारा काम को करवाते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश पढ़ाया, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाया गया। मम्मी ने खाना बनाया, खाना मम्मी के द्वारा बनाया गया। तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को मतलब बोल दिया कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये काम जो है, ये उसके द्वारा हुआ। ये एक्टिव पैसिव वॉइस है। फिर एक आता हमारा पैसेज, तो इसमें क्या होगा? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आप जानते हैं, ये आपके स्कूल में आता है, ये 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो आपको कहीं से भी किसी भी पोर्शन से एक मॉडरेट लेवल का, मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा हार्ड होगा ना ज़्यादा इजी होगा, एकदम मॉडरेट लेवल का आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा और उससे 5 क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उसको पढ़ के एकदम जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 पैसेज की प्रैक्टिस कर लेते हैं एंट्रेंस से पहले, तो आपका हो जाएगा। इससे हर साल हमेशा 5 मार्क्स बनते हैं। 5 मार्क्स का ये आपका हमेशा पक्का है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है आर्टिकल? ए, एन और द।
ये इन तीनों का हमें यूज़ करना होता है। और जब हम लोग इन सिलेबस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे डिटेल में, फिर आज हम लोग बस देख रहे हैं ओवरव्यू कि क्या सिलेबस है, और PYQs देखेंगे जिससे कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोगों को पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कैसे पढ़ाई करना है। तो ये आर्टिकल, फिर टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप होते हैं, है ना। जैसे कोई हम चीज़ नॉर्मल जो सेंटेंस करते हैं, वो खाता है, वो पीता है, मतलब जिस सेंटेंस में हम कोई इन्फॉर्मेशन या कोई स्टेटमेंट देते हैं उसको कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फिर एक तरह का सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं, उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और एक तरह का सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें हम चाहे कमांड करते हैं, मतलब किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, या किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं। इन तीनों तरह के चीज़ अगर हम किसी सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो उस सेंटेंस को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और एक होता है इस तरह का सेंटेंस जिसमें हम क्या करते हैं, कोई बात सुनते हैं तो हम बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो जाते हैं, जैसे हाँ वो मर गई, इस तरह का। तो जिसमें हम मतलब जो है हमारा जो फीलिंग है, हमारा जो कहने का जो फीलिंग होता है बहुत ज़्यादा सडन होता है, अचानक से होता है, मतलब तो उस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब ये 4 तरह का सेंटेंस है। तो जब हम लोग एरिया ये सब को पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे, तो आज ये याद रखना कि 4 तरह का सेंटेंस होता है। एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, उसको क्या कहोगे, डिक्लेरेटिव। और एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सवाल पूछते हैं, तो उसको पे इंटेरोगेटिव, जिसमें हम चाहे रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस देते हैं, उसको क्या कहोगे, इम्पेरेटिव। और मतलब जो सडन, जो अचानक से जो हमारे फीलिंग मतलब निकलती है, उसको एक्सक्लेमेटरी। ये 4 तरह के। तो टोटल हमारा यही है। इसके अलावा कभी कभार आ जाता है किसी ईयर में स्पेलिंग टेस्ट कि कोई स्पेलिंग दिया जाएगा, उसको पता करो ये सही है या नहीं है ना। तो कुछ जो हार्ड, जो कन्फ्यूज़न वर्ड होते हैं उसका स्पेलिंग दे दिया जाता है। बाकी जो सवाल इन्हीं से बनता है, इन्हीं को कर लोगे। और इस सिलेबस को हमें करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा वो आपके ऊपर बात है, कितना टाइम लगा के कराओगे। वैसे अगर देखा जाए, अगर रोज़ अगर डेली क्लास होती है 1 घंटे की, तो इसको करने में 1 से 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीना में कर लेंगे। 1 से 1.5 महीना में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस हो जाएगा। अब हम चलो देखते हैं कुछ PYQs का झलक देखते हैं कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये वाला जो PYQs है, देखो 2021 से 22 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको दिया है एक अनसीन पैसेज, और इससे बनेंगे 5 क्वेश्चंस। तो इसको सॉल्व करें हम लोग। रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ से शुरू हो रहा है। द किंगडम ऑफ बुक्स इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स। मतलब जो बुक का हमारा जो किंगडम है, किताबों की जो दुनिया है, वो कितनी बड़ी है, जितनी बड़ी हमारी यूनिवर्स है। क्या है, जो किंगडम ऑफ बुक, जो बुक की जो दुनिया है वो इतनी वास्ट है, मतलब इतनी बड़ी है जितनी के यूनिवर्स। फॉर देयर इज नो कॉर्नर ऑफ इट विच दे लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। मतलब किताबों की दुनिया की बात कर रही है। ये किताबों की दुनिया में जो है एक कोई भी ऐसा एक कॉर्नर नहीं है। कॉर्नर मतलब कोना। एक ऐसा कोना नहीं है कि जहाँ पे किताबों ने एक्सप्लोर ना किया हो। मतलब एक ऐसा जगह नहीं है दुनिया में कि जहाँ किताबों की बात ना हुई हो, मतलब किताब में लिखी ना गई हो। देयर इज़ नो डर्थ। क्या मतलब है, देयर इज़ नो डर्थ ऑफ बुक्स ऑन एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक में किताबों की डर्थ नहीं है। क्या मतलब है डर्थ, कमी नहीं है। कैसे मालूम, कैसे मालूम, कमी नहीं है। हाँ, कमी नहीं है। बी इट एज सिंपल एज द कंपोजिशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट और एज इंट्रिकेट एज द मैकेनिज्म ऑफ स्पेसक्राफ्ट रॉकेटिंग टुवर्ड्स द मार्स। मतलब जो किताबों की जो दुनिया है वो इन सारे टॉपिक के ऊपर बात करती है। एक सिंपल सा टॉपिक ले लो, वो सिंपल सा टॉपिक कि सोडियम नाइट्रेट को कैसे बनाया जाए, वहाँ से लेकर एक सिंपल सा टॉपिक, वहाँ से लेकर एक हार्ड सा टॉपिक कि स्पेसक्राफ्ट रॉकेट साइंस होता है ना, उसके बारे में जो एक हार्ड सा, मतलब एक हार्ड एरिया है, बहुत टफ एरिया है, उसके बारे में, मतलब एक सिंपल से टॉपिक को लेकर बच गए।
उठा। एक सिंपल से टॉपिक से लेकर एक हार्ड टॉपिक तक हर एरिया में किताबों ने एक्सप्लोर किया, हर बात को किताबों में मेंशन किया गया, ठीक है। वी मेक यूज ऑफ बुक्स फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ यूजफुल आइडिया। वी मेक यूज ऑफ बुक्स मतलब हम किताबों का यूज़ जो करते हैं, किताबों का हम यूज़ करते हैं कहाँ कहाँ, डिसेमिनेशन मतलब फैलाव। जो किताबों का जो फैलाव है, किताबों का जो बात है वो किस किस पर्पज से है, यूजफुल आइडियाज़, पॉपुलराइजिंग फ्रूट्स ऑफ आवर रिसर्च ऑन वेरियस फील्ड ऑफ नॉलेज के लिए, और स्प्रेडिंग आउट प्रोग्रेसिव यूज ऑन मैटर विच आर वाइटल कंसर्न ऑफ आवर फेलो बींग्स। समझ आ रहा है या बहुत ज़्यादा भारी सर से गुजर रहा है? एवरेज पहला बार है, चलो कोई नहीं। एवरेज कह रहा है कि जो किताबों का जो यूज़ है, क्या यूज़ है किताबों का, क्या यूज़ है किताबों का, जो यूज़ है वो बहुत, उसका फैलाव बहुत बड़ा है। मतलब किताब क्या यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसका जो एरिया है, फैलाव है, बहुत बड़ा है। बहुत सारे यूज़ के लिए किताब इस्तेमाल किए जाते हैं। यूज़फुल आइडिया, हमें कोई आइडिया को पॉपुलराइज करना हो, फेमस बनाना हो, उसके लिए। उसके बाद हम किसी भी फील्ड में रिसर्च होता है उसको फैलाने के लिए, उस नॉलेज को फैलाने के लिए। और जो है बहुत सारा प्रोग्रेसिव मैटर, बहुत सारा ऐसा मैटर होता है जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होता है, उसको बताने के लिए, इन सारे चीज़ों के लिए किताबों का इस्तेमाल होता है। आगे, इन फैक्ट नो सिंगल प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन लेबर हैज़ बीन एज यूजफुल ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एज बुक विच आर रिटन इन ऑल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। In fact, no single product of human labor has been as helpful to everyone. कह रहा है कि इंसानों ने जो इतना जो तरक्की किया है, उन सारे तरक्कियों में सबसे बड़ा तरक्की इंसानों का क्या है? बुक्स। मतलब इंसानों ने बुक लिखना शुरू किया, और उस बुक को कौन से लैंग्वेज में लिखा? इन ऑल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंसानी जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो सभ्यता जो है वो बहुत सारे चीज़ों में प्रोग्रेस किया, बहुत तरक्की किया। हिस्ट्री में पढ़े हो ना कि इंसान पहले कैसा था और प्रोग्रेस करता गया और आज इस तरह से मॉडर्न बन गया है ना। तो उन सारे प्रोग्रेस में सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट क्या रहा इंसानों का? किताबें। कि उसने किताबों को सारे लैंग्वेज में लिख डाला, ऑल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, एंड विच आर डेकोरेटिवली प्लेस्ड इन बुक शेल्व्स। और किताबों को क्या किया गया? डेकोरेटिवली मतलब अच्छे तरीके से सजावटी तौर पे उसको सजा दिया। कहाँ पे? बुक शेल्व्स में, इन आवर होम्स एंड टेस्टफुल डिस्प्लेड इन बुक स्टॉल। हमारे घरों में बुक शेल्फ जानते हो ना, बुक शेल्फ जो किताब रखने का मतलब अलमीरा होता है, तो बुक शेल्फ में हमारे घरों में और बुक स्टॉल में, लाइब्रेरीज में सब जगह किताबों को सजा के रखा गया। और जो देखोगे ना कि किताब एक टॉपिक के ऊपर बात करता है। किताबों का जो टॉपिक होता है, हर चीज़ का किताब होता है। यहाँ कुकिंग का किताब, इवन लड़कियों के मेकअप का किताब भी होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक का किताब, और क्या जानना चाहते हो, हर चीज़ का किताब है दुनिया में। तो वही इस टॉपिक में बात कर रहा है। तो मतलब जो ये जो पैसेज है, इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना प्रैक्टिस करोगे, मतलब कोई सा भी पैसेज उठाओ, वो हम लोग करेंगे है ना, तो पैसेज की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये होगा। क्या ये 5 नंबर का पैसेज आपको कितना मिनट में करना पड़ेगा? 7 मिनट में। मतलब 3 से 4 मिनट में पैसेज को पढ़ के ख़त्म कर देना है, और बाकी का 3 से 4 मिनट बचा उसमें सवाल क्वेश्चन करो। तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, वो तो हम एक्सप्लेन करें, तो वो प्रैक्टिस करोगे वो हो जाएगा। फॉर द मॉडर्न लवर ऑफ बुक्स द लेबर्स ऑफ ऑल जीनियसेस आर माइंड्स ऑफ इनएस्टिमेबल इंटेलेक्चुअल वेल्थ। मतलब कि ये जो किताब के जो लवर होते हैं, मतलब किताबों के जो बुक प्रेमी होते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माइंड्स मतलब खदान जो होता है ना, जो सबसे बड़ा खदान है उसका किताब ही है। सबसे बड़ी दौलत क्या है उन लोगों के लिए? किताब है, जो मॉडर्न जो बुक लवर्स है उसके लिए। और इनएस्टिमेबल मतलब ऐसा चीज़ जिसको हम लोग एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, मतलब जिसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। एस्टिमेट मतलब अंदाज़ा लगाना, इनएस्टिमेट मतलब अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, वो इतना बड़ा है। मतलब बुक लवर के लिए किताब ही सबसे बड़ा उन लोगों के लिए दौलत है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पैसे कंप्लीट हो गया। अब सवाल
सवाल का जवाब आप लोग दोगे? ट्राई। As vast as the universe is a, ये मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन पढ़े हो ये 8th क्लास में? ये है लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस, नहीं पढ़े हो आज से पहले? चलो इसके ऊपर भी बात करेंगे, तब ये आप लोगों को तब फिर पोएटिक डिवाइस भी पढ़ाना पड़ेगा। तो इसका अगर एग्ज़ाम अगर दे तो ये सिमिली है। मतलब सिमिली क्या होता है? ये एक डिवाइस है। डिवाइस का मतलब वो मशीन यंत्र नहीं, मतलब हाँ किताबों वाला मशीन यंत्र। मतलब जो चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, जो हम किताबों में जो लिखते हैं ना, थोड़ा सजावटी तौर पे लिखते हैं। जैसे बोलते हैं कि वो इतना बहादुर है जैसे कि शेर, हमने ये कहा तो इसका मतलब है कि वो इंसान शेर है। वो इंसान तो इंसान ही है ना। ये कहने का वो है कि हमें सुनने में अच्छा लगे। जैसे शेर व शायरी होता है, जैसे शेर व शायरी होता है, उसमें इतना बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, है ना। तो लेकिन वो रियल में अगर उसका मीनिंग निकालने जाओगे तो उसका रियल में मीनिंग होता है नहीं ना। वही पोएटिक डिवाइस का मतलब जो हम लिखते हैं चीज़ें, उसमें हम बहुत तरीके से उसको सजाने के लिए बहुत कुछ लगा देते हैं, और उसका एक नाम भी होता है हर चीज़ का। वही है यहाँ पे, लेकिन पढ़े नहीं हो, इसको पढ़ाएंगे क्लास में। तो इसका आंसर रखो। सिमिली का मतलब होता है कि कोई चीज़ का कंपेरिजन करते हैं, दो चीज़ों का कंपेरिजन करते हैं, क्या लगा के? एज लगा के। He is brave as his father. वो बहादुर है, कितना बहादुर है? जितना उसका पापा। हमने दो चीज़ का कंपैरिजन किया और हमने बीच में क्या लगाया? एज। तो उस वाले चीज़ को हम सिमिली कहते हैं। ये पढ़ेंगे बाद में। आगे इसका सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब ये, सॉरी यहाँ पे ए होगा। ये बुक्स यूज किया जाता है फॉर किसके लिए? ऑल ऑफ द अबव। सही है, सबका ये आंसर है। इतना इंटेलिजेंट बच्चा है सब। नेक्स्ट, रिटन इन डैश लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। क्या होगा? समझ आ रहा है? अरे अब तो तुम लोग ऐसे ही पास कर लोगे। सही जवाब डर्थ। ये जो वर्ड है डर्थ, इसका क्या मतलब है? इसका ए होगा। ये क्या मतलब है डर्थ का? कमी, है ना। मतलब पढ़े थे ना यहाँ पे हम लोगों ने कि बुक की जो सीमा है, ये देखो, देयर इज नो डर्थ, मतलब बुक की कमी नहीं है। ऑफ बुक्स ऑन एनी टॉपिक, मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर बुक की कमी नहीं है। तुम एक टॉपिक उठाओ और उसको चाहोगे कि बुक मिले तो हर टॉपिक में बुक मिलेगा, है ना। तो इसका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब वो पांचों क्वेश्चन जो थे वो पैसेज से थे, अब ये पैसेज से नहीं है। अब इसका ट्राई करो। द कॉम्प्लेक्स और केयरफुल डिजाइन्ड स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ को हम लोग जो है बहुत, उसका जो स्ट्रक्चर है हम बहुत सजावटी तौर पे हम उसको सजा के बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर, है ना। एक्रोफोबिया, इस वर्ड का क्या मतलब है? एक्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ इंसेक्ट, फियर ऑफ डार्कनेस। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखो ये ट्रिक बता देती हूँ आज, एकदम एक जादुई ट्रिक। अगर जब भी कोई वर्ड क्या लगा रहे उस वर्ड में, फोबिया, फोबिया अगर वो लगा रहे और फोबिया से आगे पीछे कुछ लिखा रहेगा, उस वर्ड में अगर फोबिया रहे तो इसका मतलब वो वर्ड किस बारे में बात कर रहा है? डर, फियर। फियर का मतलब होता है फोबिया। अगर किसी इंसान को पानी से डर लगता है, फियर ऑफ क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, है ना। इंसेक्ट से डर होता है, डार्कनेस से, हर किसी का अलग अलग वर्ड है। तो एक्रोफोबिया का याद रखना, फियर ऑफ हाइट। एनेक्डोट,
क्या है? इसका आंसर हम बता देते हैं। एनेक्डोट का मतलब होता है कि किसी भी इंसान के बारे में एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी, इंटरेस्टिंग सा एनेक्डोट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। चलो ये भी बता दे चल, तो किस एरिया का है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये भी किसका है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है ना। और ये भी किसका है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। देख लो, वर्ड मीनिंग का बहुत ज़्यादा रोल है उसमें। ये भी वर्ड मीनिंग, सिनोनिम ऑफ ऑब्लिगेशन। डी, सिनोनिम मतलब एक जैसा, सिमिलर वर्ड, है ना। कि ये जो वर्ड है हमारा, ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है? जिम्मेदारी, कर्तव्य। तुम्हारा ये ऑब्लिगेशन है, मतलब तुम्हारा ये जिम्मेदारी है, तुमको करना पड़ेगा, है ना। माँ बाप की सेवा करना ऑब्लिगेशन। तो उसका सेम मिलता जुलता वर्ड क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट नहीं बता पाओ सिनोनिम। थोड़ा सा ऑप्शन में गलती हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। इस इंट्रांजिएंट का मतलब होता है इम्परमानेंट। एक वर्ड याद रखना, सुनिए आप लोग, एक वर्ड इंट्रांजिएंट। ये जो वर्ड होगा इन लगा रहेगा, इंट्रांजिएंट। देखो ये पहले ट्रांजिएंट का याद रखना पड़ेगा। ट्रांजिएंट का मतलब भी होता है ऐसा चीज जो हमेशा के लिए ना हो, वो खत्म हो जाए, वो कभी ना कभी उसका एंडिंग होता हो। और इंट्रांजिएंट का मतलब ऐसा चीज जिसका कभी भी एंडिंग नहीं होता है, वो हमेशा के लिए होता है। तो दुनिया में कोई चीज है ऐसा जो इंट्रांजिएंट हो? ना, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं कि जो हमेशा के लिए हो, हमेशा के लिए बना हो। जो भी चीज़ है उसका एंडिंग है, एक ना एक दिन ख़त्म होना है। तो सारा चीज़ क्या है दुनिया का? ट्रांजिएंट है ना। एकदम आज ही सारा याद कर लेना है, क्योंकि PYQs रिपीट होता है और वो ये बेसिक वर्ड है, एकदम आज ही दिमाग में रख लेना है ना। ट्रांजिएंट ऐसा चीज़ जो कभी ना कभी उसका एंडिंग हो। तो यहाँ पे एंडिंग होगा, देखो लॉन्ग लास्टिंग नहीं, लॉन्ग लास्टिंग तो हमेशा चलने वाला। परपेचुअल ये भी नहीं। इटर्नल, इटर्नल का मतलब क्या होता है? इंट्रांजिएंट, जो हमेशा रहने वाला हो। ये इटर्नल और ये इंट्रांजिएंट, ये एक दूसरे से क्या है? सिनोनिम वर्ड है, एक जैसा, एक ही मतलब है। इटर्नल की कोई हम चीज़ बोले कि ये चीज़ इटर्नल है मतलब हमेशा रहने वाला, अगर कोई चीज़ बोलेंगे इंट्रांजिएंट है मतलब हमेशा रहने वाला। ठीक है। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या? कि जो चीज़ बहुत लंबे समय तक टिकाऊ हो। ये नहीं कि हमेशा हो, पर इसका मतलब है कि बहुत लंबे समय तक टिकाऊ हो, है ना। तो अनरिलायबिलिटी सही है। वर्ड मीनिंग पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ऑब्सीन का उल्टा, अपोजिट वर्ड क्या है? ऑब्सीन का मतलब होता है कोई चीज़ गंदा हो, डर्टी हो। तो उसका एंटोनिम बताना है हमें, अपोजिट। डिसेंट क्या होगा? अरे बोलते नहीं है ये बंदा डिसेंट है, ये बच्चा डिसेंट है, मतलब मासूम है, अच्छा है। और ऑब्सीन मतलब गंदा, ये डर्टी गंदा, ये ऑब्स्ट्रक्ट का कुछ और होता है, इसका कुछ और मतलब होता है। डिसेंट है ना, शरीफ है। और ऑब्सीन का मतलब कोई चीज़ गंदा होना। आगे, ये किस एरिया से पूछा गया बताऊं? आर्टिकल। ही लॉस्ट द मैच डैश ईयर लेटर। वो मैच हार गया था कब? अ ईयर लेटर। ईयर, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन जब करोगे ऐसा होगा, ईयर नहीं, सॉरी ईयर होगा, ईयर। ठीक है, ईयर तो मतलब अ लगेगा। चलो आर्टिकल के बारे में जिस दिन पढ़ेंगे तो बताएंगे कैसे पता करना है। नेक्स्ट, नॉट लाइक टू प्ले डैश फुटबॉल। She does not like to play the football. Next.
द डॉक्टर हैज गिवन हिम डैश पीस ऑफ द एडवाइस, डॉक्टर ने उसे एडवाइस दिया, द पीस ऑफ एडवाइस। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स डैश टू गर्ल, किस बिटवीन टू गर्ल, इन बिटवीन, अमंग फोर, क्या बिटवीन, कैसे मालूम? सारा सवाल तो सही हो रहा है तुम लोग का, बिटवीन है ना, मतलब दो लड़कियों के बीच में बांटा है ना। नेक्स्ट, पहले देखो पहले सवाल का जवाब देने से पहले ये एरिया बताओ, ये कौन से एरिया से सवाल है, ये क्या है ये टेंस है, ये टेंस है। कौन सा टेंस है? आप लोगों ने टेंस पढ़ा है इंग्लिश क्लास में, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, अब करो ये सवाल, तो पक्का सबका सही जाना है। क्या होगा? सिंस गुना। देखो एकदम जो पढ़ा है वही सब सवाल आ रहा है। नेक्स्ट, डैश द रेन वी वेंट आउट, इन स्पाइट ऑफ रेन। इन स्पाइट ऑफ एक वर्ड है, इसका मतलब होता है के बावजूद। ये आज के बाद याद रखना, के बावजूद, बारिश के बावजूद वो निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स अबाउट नरेशन। देखो अनुसेड हर जगह है, यहाँ से हटाओ। देखो she had talked to him after lunch, तो इसमें ऑप्शन है him, है ना, him के बदले में क्या आएगा? I, उसके बाद I talked to him after lunch, इसका बी जाएगा। इसका पूरा स्ट्रक्चर जो होगा जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से बताएंगे कि कैसे बनाना है, ठीक है। हाँ, सी। देखो इंग्लिश पीपल, लोग बोलते हैं इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो अब यहाँ इंग्लिश क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। कहा था वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है। इंग्लिश इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका पूरा रूल स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा। अगर ये सवाल गलत हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है। She did not live many years in London into affirmative action। सवाल समझे क्या कह रहा है? इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलो। देखो मैंने क्या कहा था, एक कहा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसको डिक्लेरेटिव, उसको ही अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जो नॉर्मल सेंटेंस। इसमें अफर्मेटिव ये नहीं है, ये डिड नॉट मैंने लगाया, इसको मैंने नहीं के कैटेगरी में रख दिया। ये इसको हमको हटाना है, पर हटाने के बाद ये जो सेंटेंस हो उसका सेंस सेम बने, कि वो बहुत सालों से लंदन नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस हो सेम सेंस दे, मतलब सेंस दे। हाँ, सारा सेम है? नहीं, सारा सेम नहीं है, थोड़ा सा कुछ अलग है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि वो बहुत सालों से लंदन नहीं रह रही है, मतलब वो कुछ सालों से रह रही है, बहुत सालों से नहीं रह रही है। मतलब she lived for a short period in London, मतलब she lived only a few years in London, मतलब वो लंदन में कुछ ही साल रुकी। She has lived only
फॉर अ वाइल इन लंदन। वाइल का मतलब कुछ देर, वो कुछ देर रुकी लंदन में ना। शी हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर अ वाइल, मतलब वो लंदन में बहुत समय से रही है। नहीं, मतलब वो कुछ समय लंदन में रुकी थी, तो ये डी ही होगा। डी से मतलब है ए ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब इस सवाल को आपको इंटरोगेटिव में बदलना, मतलब सवाल पूछो आप, इस सेम मतलब बने पर आपने सवाल पूछना है कि वो सवाल के सेंस में हो। ऑप्शन ऑप्शन ए बी सी डी, डी होगा, क्योंकि जोन हमारा सिंगल वो है, सिंगल के साथ एस या ईएस वाला वर्ड लगता है, बस ये है। हाँ, डज जोन लव टू हैव कॉफी इन विंटर। तो 25 सवाल हमारा हो गया, 25 सवाल हो गया 2021 से 22 का करके। मज़ा आया? हाँ, तो मज़ा नहीं लाना है। ये सवाल का जवाब जो दे रहे थे पहले से मालूम था या अभी बिल्कुल पढ़ा है, या पहले भी कभी देखा था? कुछ पहले भी देखे थे, कुछ अभी देखे थे। चलो कोई बात नहीं। देखो, एक चीज़ है कि तुम लोग का बेस तो बहुत सही है, बहुत अच्छा है। अगर इन 3 महीने में अगर अच्छे से तुम लोग दोगे, ईमानदारी से अपने आप को दोगे, तो ज़रूर तुम लोग जो है ये दोनों यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को क्वालिफाई ज़रूर कर पाओगे, है ना। तो आज से आप लोग एकदम ठान लो कि 3 महीने तक जितना भी अभी एंट्रेंस का टाइम बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है, अगर उन 3 महीने में अगर करते हो ज़रूर आप लोग का क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। और यहाँ कोचिंग में बहुत बड़ा पार्टी होगा फिर, हाँ इंशाल्लाह, है ना। जैसे मैंने भी किया तो आप लोग भी कर पाओगे। जब मैं तुम्हारे टाइम में थी 9th में तो नहीं हो पाया, बेस बिल्कुल भी नहीं था, एकदम कमज़ोर। फिर 11th में क्या किया, 11th का क्या था, मेरा लॉकडाउन का टाइम था, पूरा दिन पढ़ती थी 3 महीने, एकदम लास्ट के 4 महीने पूरा दिन। एक ही गाइड है, उस गाइड का नाम है शफीकुर रहमान, क्लास 11th आर्ट्स, क्योंकि आर्ट्स मुझे लेना था शुरू से ही। हाँ, दोनों के लिए था, तो लेकिन दोनों के लिए था, लेकिन नहीं, एमयू का अलग सिलेबस है। एमयू में पता है आर्ट्स में भी मैथ पूछा जा रहा था, बट वो थोड़ा इजी था और कट ऑफ भी कम जाता है, तो दोनों हुआ। तो मतलब जो है पूरा उस जो गाइड को मैंने क्या किया था, पूरा गाइड को मैंने एकदम रट लिया था, एक पेज एक वर्ड भी ऐसा नहीं था कि मुझे मालूम नहीं हो। 3 महीने में 3 महीने दे दो, जिंदगी सेट हो जाएगा। इन सब जगह में जाओगे तो क्या होगा, तुमको जो माहौल मिलेगा, हाँ यही हो जाए। बहुत अच्छा माहौल होगा। ये नहीं होगा कि ये टेंशन नहीं होगा कि कैसे पढ़े क्या बने। वहाँ पे क्या होगा, इन दोनों जगह में पहुँचते हो खुद ब खुद रास्ता खुल जाएगा आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। अगर जिसको डॉक्टर बनना है तो ज़रूर यहाँ जाओ, बिल्कुल यहाँ पे अगर डॉक्टर बनना ही है तो यहाँ जाओ, एकदम डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा है। और जिसको डॉक्टर वाले फील्ड में नहीं जाना तो ये भी बहुत अच्छा है ना। तो जिसको IAS बनना है तो यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ ज़्यादा मतलब है, लेकिन ये नहीं कि यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे भी होगा ना। डॉक्टर के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, अभी से तैयारी करो। अगर इन दोनों जगह जाओगे, एकदम टॉप है ये, मतलब हमारे देश का ये टॉप लॉन्च यूनिवर्सिटी है। दोनों अंडर 5 में हमेशा रैंक रहता है। जामिया का तो कभी 2 में पहुंच जाता है, कभी 3 में, अभी 3 में है। तो इतने बड़े यूनिवर्सिटी में अगर जा रहे हो तो उसका मतलब कुछ तो बात होगा, है ना। वहाँ का माहौल, तुमको जो कॉम्पिटिटर्स मिलेगा एकदम अपने मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिर्फ पढ़ने वाला मिलेगा, बस पढ़ाई के अलावा कुछ ही नहीं करता होगा, ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट ईयर के PYQs को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो 2021 से 22 का हम लोगों ने देखा, उसमें कितना सारा वर्ड मीनिंग ज़्यादा है ना, ज़्यादा वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम। तो वर्ड तो आप लोगों को याद तो करना पड़ेगा बहुत सारा, और याद हो जाएगा 3 महीने में, बहुत सारा वर्ड याद हो जाएगा। ये अनसीन पैसेज है हमारा, एक इसको पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्लास। तो चलो देखते हैं। कैमेलियंस कैन, देखो ये जो हमारा कैमेलियंस है क्या मतलब है, कैमेलियंस मतलब गिरगिट वही कौन जो रंग बदलता है ना।
कैमेलियंस कैन चेंज देयर स्किन कलर बट नॉट बिकॉज दे चूज टू। समझ आया? कैमेलियंस अपना स्किन कलर बदल सकता है बट नॉट बिकॉज दे चूज टू, लेकिन इसलिए नहीं कि उन लोगों को बदलना है, वो लोगों ने बदलने के लिए अपने आप को चूज किया, इसलिए नहीं। द कैमेलियंस चेंजेस कलर टू हेल्प इट्स अवॉइड्स इट एनिमीज। समझ आया? समझ आ रहा है आपको, आप लोगों? ताकि वो अपने दुश्मनों से, एनिमीज से बचने में उसको मदद मिल सके, इसलिए उसका स्किन कलर चेंज होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कैमोफ्लेज, ये एक कैमोफ्लेज का रूप है। कैमोफ्लेज क्या मतलब है कि कैमोफ्लेज का ये मतलब है कि देखो, जो कैमेलियंस जो हैं, गिरगिट अपना जो कलर चेंज करते हैं, वो कलर कैसे चेंज करते हैं? वो अपने आप को उस एकदम इन्वायरमेंट के जैसा ढाल लेते हैं। जैसे अगर पास में अगर ग्रीन है, कोई घास है, तो अपना कलर ग्रीन ग्रीन जैसा बदल लेगा ताकि वो ग्रीन मिल जाए। तो कलर चेंज करना माहौल के अकॉर्डिंग, मतलब अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना ही कैमोफ्लेज कहलाता है। ठीक है? और डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब अपना रूप बदलना, अपना भेष बदलना। दैट अलाउ इट टू ब्लेंड विद इट सराउंडिंग, जो उस बिल्कुल माहौल के जैसा वो मिल जाए, माहौल जैसा वो मिक्स हो जाए, इसलिए वो अपना कलर चेंज करता है। द चेंज इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाई इन्वायरमेंटल फैक्टर, वो जो चेंज होगा वो डिटरमाइन मतलब वो किस पे निर्भर है? इन्वायरमेंटल फैक्टर पे निर्भर होता है कि सच एज लाइट, लाइट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। मतलब हम लोग बोलते हैं जैसे कोई इंसान होता है, दोगला होता है और धोखेबाज होता है, बोलते हैं ये गिरगिट है, रंग बदलता है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों से मिल रहा है कि गिरगिट जो रंग बदल रहा है वो जानबूझ के नहीं बदल रहा है, वो अपने आप को दुश्मनों से बचने के लिए रंग बदल रहा है, और वो अपने आप से रंग बदल नहीं सकता। वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसा रंग बदलेगा और कितना बदलेगा। किस पे डिपेंड है? लाइट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। देखो, ब्राइट सनलाइट मतलब चमकता हुआ जो सनलाइट होगा डार्केंस द स्किन। अगर दिन के समय में रंग बदल रहा है, दिन के समय में बहुत ज़्यादा चमकता हुआ सनलाइट होगा तो अपना उसका स्किन कैसा होगा? डार्क। ऑन कूलिंग नाइट मतलब अगर रात है, ठंडी ठंडी रात है थोड़ी सी, कलर्स फेड, कैसा होगा? फेड मतलब फीका, हल्का हो जाएगा, क्रीमी कलर जैसा चेंज कर लेगा। द कलर चेंजेस व्हेन द कैमेलियन इज एक्साइटेड। अब नेक्स्ट कि उसका कलर कब चेंज होता है? जब वो एक्साइटेड होता है, एंग्री होता है और स्कैर्ड होता है, मतलब डरा हुआ। The color change is rapid and increases when the chameleon is handled, injured or approached by another chameleons. देखो, कलर जो है बहुत जल्दी से उसका गहरा होता जाता है। कब? जब उसको सिचुएशन हैंडल करना हो, जब वो जख्मी हो जाता हो। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। और जब दूसरे कैमेलियन उसको अप्रोच करते हैं, अप्रोच मतलब उसको प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ तुम कलर चेंज करो, तुमको बचना है, कुछ भी हो सकता है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कैमेलियंस। देखो, बहुत टाइप के कैमेलियंस होते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम आर फाउंड ऑन द अफ्रीकन आइलैंड। देखो, बहुत प्रकार के कैमेलियंस होते हैं और ज़्यादातर कैमेलियंस कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीकन आइलैंड। क्या नाम है? मेडागास्कर। कहाँ पे? अफ्रीकन आइलैंड, मेडागास्कर। अदर्स अकर मोस्टली इन द सहारा डिजर्ट। दूसरे टाइप के कैमेलियन कहाँ पाए जाते हैं? सहारा डेजर्ट। विद अ फ्यू वेस्टर्न एशिया, कुछ वेस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं। सदर्न यूरोप में, यूरोप के साउथ पार्ट में। कैमेलियंस लिव इन ट्री। कहाँ रहते हैं? ट्री। वियर दे यूजुअली इट्स इंसेक्ट। क्या खाते हैं वो? इंसेक्ट खाते हैं। वेरी लार्ज कैमेलियन कैन इवन यूज देयर स्टिकी टंग टू कैच बर्ड। और कुछ कैमेलियंस के जो टंग मतलब जीभ होते हैं वो कैसे होते हैं? चिपचिपे से, मतलब ऐसे होते हैं, मतलब स्टिकी, मतलब जैसे कुछ चिपका हुआ है और वो बर्ड्स को भी कैच करके मुंह में डाल के, चिपचिपा सा होता है, कोई बैठेगा वो बर्ड्स को मुंह बंद करेगा, खा लेगा। तो क्या खाता है? इंसेक्ट खाता है, बर्ड्स खाता है, ट्रीज में रहते हैं, अलग अलग टाइप के कैमेलियंस होते हैं। समझ आ गया? पैराग्राफ इजी है। तो पैराग्राफ, अनसीन पैराग्राफ भी इजी ही पूछा जाता है ना। बाकी आप लोग का लक, आप लोग के टाइम में पता नहीं कौन सा पैराग्राफ आएगा, लेकिन ऐसा ही होता है, मॉडरेट होता है, मतलब इजी टू मॉडरेट होता है। अब सवाल,
एक नंबर अपने आप को दे दो। यहाँ पे सवाल है हैबिटेट मतलब उसकी रहने की जगह। डू कैमिलियंस प्राइमरी लिव मतलब कहाँ रहते हैं? ट्री होगा। अभी वो कैमिलियन किस तरीके का इस पे डिपेंड करता है। कुछ रेगिस्तानी कैमिलियंस होते हैं, कुछ ट्रीज में रहने को होते हैं। अलग अलग टाइप का है वो, तो क्या कंफ्यूजन हो रहा है। इसको चेक कर लेना, चाहे डिजर्ट होगा चाहे ट्री होगा, पर ट्री मुझे ज़्यादा लग रहा है। इसको देख लेना। इसका हम अभी होल्ड पे दोनों में से एक। आगे हाउ डू कैमेलियंस कैच देयर प्रे, कैसे वो अपने शिकार को कैच करते हैं? नेक्स्ट नेक्स्ट एक मिनट, आप लोगों को ये वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया क्या मतलब होता है कैमोफ्लेज का? क्या जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर, एनवायरनमेंट और टेंपरेचर के हिसाब से अपना कलर बदलता है। कैमोफ्लेज का मतलब जो होता है अपने आप को उस रूप में बदल लेना, अपने इन्वायरमेंट के जैसा रूप में बदल लेना, मतलब अपने आप को चेंज करना इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसे कहते हैं कैमोफ्लेज, छुपना। जो आर्मी होता है अक्सर खाकी रंग क्यों पहनता है? वो कैमोफ्लेज करता है। अपने आप को छुपाना, ऐसे कलर को चूज करना जिसमें वो दिखे ना, वो इन्वायरमेंट से मिल जाए, है ना। उन लोगों का मतलब ये कैमोफ्लेज करता है आर्मी। उन लोगों का खाकी कलर होता है ड्रेस का, वो क्योंकि पहाड़ में मिट्टी में ही तो रहते हैं, तो इसलिए ताकि मिल जाए, ताकि दिखे ना, हाईलाइट ना हो ना कि रेड कलर दे दिया कुछ और दे दिया, नहीं ना। कैमोफ्लेज अपने आप को इस तरीके से छुपाना कि वो इन्वायरमेंट से मिलता जुलता हो, मिल जाए और उसको लोग ढूंढ ना पाए, ठीक है। तो जो कैमेलियंस है वो अपने आप को जो छुपाता है, कलर, अपना वेश, अपना रूप जो चेंज करता है, वो क्यों करता है, क्या पर्पस है? 5 क्वेश्चन हो गया, अब हमारे 5 मार्क्स मिल गया। यही 5 मार्क्स ये 2026 में एकदम सिक्योर करना है। नेक्स्ट 26 ऑल मैं लव्स हिम, उसे सच बोलना चाहिए ताकि उसे सब कोई प्यार करे। क्या होगा? दैट इसका एक सही वर्ड होता है सो दैट का मतलब होता है ताकि, बट यहाँ पे सो अलग है, दैट अलग है, तो दैट का मतलब ही होता है कंडीशन। ये हम बिकॉज रीजन नहीं दे रहे। देखो ये जो सवाल है आप नहीं डिफाइन मतलब नहीं पता कर पाओगे किस एरिया से पूछा है, किस एरिया से पूछा है। पार्ट ऑफ स्पीच चीज़ों को जो जोड़ता है, कंजंक्शन। तो बिकॉज हम वहाँ लगाते हैं कि हमने एक स्टेटमेंट दिया और हम उसका रीज़न बता रहे हैं कि मैंने ये काम किया क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, रीज़न। यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है नहीं, बस उसे सच बोलना चाहिए ताकि सब कोई प्यार करे, जॉइनिंग का काम कर रहा है, यहाँ पे दैट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आई डैश फॉर हिम सिंस 3 o'clock। टेंस कौन सा टेंस? जल्दी प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, है ना, क्योंकि सीन्स आ रहा है, टाइम आ रहा है और स्ट्रक्चर में आई हैव बीन, है ना। आगे नेक्स्ट, डू यू थिंक माहिन इज डैश देन सोहा, मतलब हम इसमें कर रहे हैं कंपैरिजन। इसमें पढ़े हो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पढ़े हो एडजेक्टिव, पढ़े हो एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन करते हैं, क्या होगा? हाँ, प्रीटियर। डू यू थिंक माहिन इज प्रीटियर देन सोहा, ठीक है। देखो एडजेक्टिव में क्या होता है, 3 तरह का डिग्री होता है। पहला नाम क्या है? पहला का नाम मुझे याद नहीं रहा। 3 तरह का एडजेक्टिव का डिग्री होता है। पहला हमको भी नहीं याद आ रहा है, कंपैरेटिव होता है, और पहला वाला क्या होता है जो नॉर्मल होता है।
चलो हमको भी अभी माइंड से ऊपर जा रहा है। एक नॉर्मल होता है, एक कंपैरेटिव होता है और एक होता है सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव में हमेशा हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं और हमेशा इसका डिफाइन कैसे करोगे, पहचान ER क्या होगा। और सुपरलेटिव में मतलब हम बताते हैं कि ये चीज़ सबसे ही अच्छा है। प्रीटीएस्ट क्या लगेगा, प्रीटीएस्ट EST लगेगा। और एक नॉर्मल होता है कि जैसे हम बोलेंगे माहिन प्रीटी है ना, अच्छी है। एक नॉर्मल, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री, ये वहाँ से पूछा है। नेक्स्ट, द फॉक्स जम्प्ड कहाँ, इनटू अंदर। नेक्स्ट, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क द अंडरलाइन वर्ड इज, इसमें अंडरलाइन नहीं है, अंडरलाइन हम कर देते हैं। ये जो नाउन है ये एडवर्ब है, पर कौन सा एडवर्ब है, नेक्स्ट। बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, है ना। क्या क्या मतलब है मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, ऑप्शन है ना। मगरमच्छ के आंसू बहाता है तो जबरदस्ती का रोता है ना, नकली आंसू बहाता है। नकली आंसू ये डिस्प्ले अपना जो इमोशन डिस्प्ले कर रहा है वो इनसिंसियर मतलब गलत डिस्प्ले कर रहा है, वो जबरदस्ती का है ही नहीं, है ना। सेड दैट ऑयल डैश ऑन वाटर, टीचर ने कहा जो तेल है वो तैर रहा है, फ्लोट्स, गुड। दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन। ये जो प्रोनाउन है ये कौन सा प्रोनाउन है, ये सब पढ़े हो, बस हम लोग को रिवीजन करना है, सब पढ़े हो है ना। कौन सा, गुड। इसने बताया 1 मार्क्स दे दो अपने आप को ने पढ़ा है। चलो नेक्स्ट, आगे। The window was broken by, देखो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद ये सिंपल इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। और ब्रोकन हमेशा वर्ब 3 आएगा, यहाँ पे ब्रोक है, ब्रोकन बाय हरी। नेक्स्ट 35 का देखो ये हम लोगों ने पढ़ा है, देखो याद, देखो कलेक्टिव नाउन के टाइप्स पढ़े हैं, कलेक्टिव नाउन्स। तो अगर ग्रुप ऑफ शिप, हमारे पास बहुत सारा शिप्स है, जहाज है, तो उसको ग्रुप ऑफ शिप्स को एक नाम है सिंगल, क्या कहेंगे, फ्लीट कहेंगे। ये जब ग्रुप, ये हम कलेक्टिव नाउन ये सब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो सब एक डिटेल में पढ़ा जाएगा, है ना। 36, वाह एकदम इजी सवाल, मन में रखना इसको, मन में रखना सब कोई। हो गया सबका, सही है तो हम पूछेंगे तो फिर आप लोग वीडियो में तो आ नहीं पाओगे, तो लेकिन ये सबका सही गया ना, क्योंकि बिल्कुल आसान है। आई हैव एकदम टेंस को पढ़ लोगे, टेंस से हमेशा 2 से 3 सवाल आ रहा है, हर साल 3 से 4 सवाल आ रहा है। टेंस को पढ़ लिए हो, रिवाइज कर लोगे, रिवाइज करा देंगे, एकदम बनेगा अच्छे से। नेक्स्ट, हो गया था सारा। इस मोटल टाइम लग जाएगा। द टीचर टोल्ड अस दैट मैन इज मोटल। बोलोगे ओ यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो ही नहीं रहा है, पर ये अलग बात है, ये स्पेशल कैसे वो पढ़ाएंगे जब। नेक्स्ट, हाँ कोई फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाते हैं, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में बनता है सोहिल। ई आएगा, कंजक्शन, क्या नाम है, फैज आलम, एफ, रहमत अली, एच आएगा, इंटरजेक्शन, है ना ये पार्ट। नेक्स्ट, शी वुडंट हैव ओन्ड अ बिग ऑफिस इफ डैश द चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट। शी वुडंट हैव ओन्ड अ बिग ऑफिस इफ, देखो सेंस मिलाओ,
शी वुडंट हैव ओन्ड अ बिग ऑफिस, उसके पास एक बहुत बड़ा ऑफिस नहीं हो पाता अगर, इफ का मतलब अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया होता तो, इफ शी डिड नॉट साइंड ये होगा, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थ इज, सही है, फीबल, ये वर्ड मीनिंग है। फीबल मतलब वीक, कैसे बता वीक होगा, तुक्का, तुक्का पावर बहुत अच्छा है, वीक होगा। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ फैसिनेट, ये सुने हो फैसिनेट, अट्रैक्टिव, एकदम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, क्या होगा, अरे बता दिया, फैसिनेट, अट्रैक्ट, ये सिनोनिम है, ये क्या है, सिनोनिम है ना। देखो वर्ड ये क्या है, टेंस है। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ डिस्पाइस, देखो डिस्पाइस का मतलब मालूम है, ये एंटोनिम है, जब याद करोगे तो सब याद करा जाएगा। डिस्पाइस का मतलब होता है हेट करना, अब इसका उल्टा बताओ, हेट करने का, लव करना। देखो डिटेस्ट भी इसके सेम मतलब रखता है, रिलीफ का कुछ और ही मतलब चलाता है, रिलीफ कोई चीज़ राहत पहुंचा वो अलग ही है, हेट भी हो गया है ना। नेक्स्ट, समथिंग विच इज कम्प्लीटली रिडिकुलस, देखो रेडिकुलस का मतलब होता है अजीब सा, बेतुका, इसका मतलब भी होता है बेतुका। ये बताऊं तो ये सिनोनिम है और वर्ड मीनिंग है। देखो वर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है, देख लो। नेक्स्ट, इल्यूजन का उल्टा क्या है बताओ, इल्यूजन का मतलब उल्टा, रियलिटी, खत्म। और सॉल्व करना चाहोगे? हाँ, क्या करोगे टाइम देख के? हाँ पढ़ोगे। चलो इसमें हम ये इसको छोड़ देते हैं, इसको पैराग्राफ को हम 5 सवाल छोड़ देते हैं बहुत, लेकिन ये वाला पैराग्राफ ना इजी है, ठीक है, चलो छोड़ देते हैं, पर कंफ्यूजिंग है। 46 से करते हैं। सरेंडर, अपने आप को सरेंडर कर दो। सही है, सरेंडर हवाला करना, और रिजाइन मतलब छोड़ देना, डिलीवरी मतलब पहुंचाना, नोबिलिटी तो मतलब अमीरों को नोबिलिटी कहते हैं, बचाना, अपने आप को डिफेंड करना, है ना। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ ऑर्डिनरीली मतलब ऑर्डिनरी मतलब आम, साधारण का मतलब क्या होगा, साधारण, कॉमनली साधारण, यूजुअली साधारण, ओपन होगा इसका आंसर, ओपन होगा। ऑर्डिनरी मतलब आसान, वहाँ उल्टा पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 49 करो, 49 करो। मिनिमल सिनोनिम, ये गलती कर दोगे, उसमें होना है। हाँ, लेकिन क्या होगा, की होगा। मिनिमल मतलब थोड़ा सा, स्लाइट मतलब थोड़ा सा, मैक्सिमम बहुत ज्यादा, मोस्ट ज्यादा, लेकिन कमी, मतलब ये होगा। नेक्स्ट, इन अ केयरफुल एंड कॉन्शियस वे, इसका बताओ, मतलब नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग। इन अ स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस, नफीसा इज अफ्रेड ऑफ, हाँ ये अफ्रेड ऑफ एक वर्ड है ना, ये एक वर्ड है, ये प्रीपोजिशन है, ऑफ आएगा। He is certain dash his horse winning of the race. He is certain, निश्चित है, that his horse about. Have you ever seen? क्या तुमने कभी देखा है क्या? Have you ever seen ostrich and ostrich in the house? इन नहीं, अगर जो दिया हुआ वहीं से करना है, and the, है ना।
हैव यू एवर सीन एन, क्योंकि ओ का आवाज आ रहा है, ओ का मतलब जब भी ये साउंड, हाँ वोवेल साउंड आए तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं ना, एन एन एंड द हाउस। नेक्स्ट, डू यू नो वेयर माय फोन इज, कौन सा सेंटेंस है? क्या है ये? सनराइज इन द ईस्ट, द टीचर सेड दैट द सनराइज इन द ईस्ट, यही होगा, जी होगा, हाँ सेम। मार्था एवरी संडे इनटू नेगेटिव सेंटेंस। देखो, मार्था वॉचेस कार्टून एवरी संडे, मार्था हर संडे कार्टून देखती है, इसको इनटू नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। नेगेटिव में, हाँ, I not watches cartoon every Sunday. एवरी संडे। ऑप्शन डी होगा अभी। ना ना, C, देखो B, C. यहाँ पे तुमको मार्था हमेशा हर संडे कार्टून देखती है, वही सेंस वही रहना चाहिए, मतलब वही रहना चाहिए, पर तभी नेगेटिव सा कुछ आए, ऐसा आए होगा, आई नहीं होगा, B, डी होगा, फिर डी, C, सी होगा। फिर डी होगा, फिर I will. यही होगा, यही होगा। I will say. ये होना, ये होना। He looks upset. I think he looks upset. I think Criticism, this hurt. C होगा. ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। Set some homework days the end of the lesson. In क्या होगा? Teacher set some homework in the end of the lesson. He was a villain to do such a deed. Into interrogative. छोड़ो, जल्दी जल्दी करना है, टाइम कम है। नजर बोला लेते बस। ये वाला इजी है, ये वाला करो। Yesterday you danced in class with that. Was not F. यू के साथ वॉज लगता है, यू के साथ वर लगता है ना, यू वर नॉट। हाँ, माय पेरेंट्स कुक डिनर इनटू नेगेटिव सेंटेंस, माय पेरेंट्स डोंट कुक। ऑप्शन आई सही है। नेक्स्ट, माय पेरेंट्स कुक डिनर, माय पेरेंट्स को दोबारा से रिपीट होगा ये दिस इज द बेस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट इन द सिटी एंड दिस इज द बेस्ट के साथ क्या आएगा? द। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ डिटेरियोरेटेड। डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है कोई चीज खराब हो जाना, इसका क्या मतलब होता है? खराब हो जाना। प्रोस्पेरेट, ग्रोवर्स, कोई चीज खराब हो जाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने क्या किया, 3 साल का, इसको उस वाले वर्ड का देखो, आप लोग देख लेना, होमवर्क है आप लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। और आज हम लोगों ने 3 साल का पीवाईटी सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग आज डे 2 से अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को पूरा सिलेबस समझ आया? बिल्कुल, सिलेबस आसान है। टेंस पढ़ रखा है, टेंस पढ़ो, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ो, वर्ड याद करो, बस। और एकदम आज से लग जाना है। अगर आप लोगों को भी एंट्रेंस क्लियर करना है, देखो आप सभी लोग अपने अपने स्कूल के टॉपर हो, लेकिन अपने स्कूल के टॉपर होने से कुछ नहीं होता है। क्या करना पड़ेगा? कोई भी एंट्रेंस को क्रैक करना पड़ेगा, तभी कहलाओगे कि हाँ पर आप कोई स्टूडेंट हो, है ना। तभी वो अभी स्कूल में फर्स्ट आना या पोजीशन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब किसी भी एंट्रेंस को क्रैक करो तब ही कहा जाएगा कि हाँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो इसलिए आप लोगों को अब लग जाना है मिशन में। और डे 2 से हम अपना सिलेबस तैयार शुरू कर देंगे, है ना।